हेलो बच्चों। उम्मीद है आप सभी इस लॉकडाउन पीरियड में भी इंजॉय कर रहे होंगे और अपने पेरेंट्स के साथ सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे। यह बच्चों कोविड-19 का टाइम है और इस टाइम पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने आप को सेफ रख सकें, इसके इन्फेक्शन से बचा सकें। तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है बच्चों। अपने मन में कोई बात है अपने पेरेंट्स के साथ शेयर कीजिए, अपने टीचर्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये जो बुरा वक्त है निश्चित रूप से बीत जाएगा और फिर से हम क्लासेस में आ सकेंगे, नए रूप में आ सकेंगे और नई क्लासेस को एंजॉय फिर से कर पाएंगे। तो अभी फ़िलहाल हमें पढ़ाई को बंद नहीं करनी है, अपनी क्लासेस को इसी तरह से कंटिन्यू रखनी है। तो चलिए हम शुरू करेंगे नया चैप्टर, रियल नंबर्स। हालांकि अप्रैल में भी हम लोगों ने इस चैप्टर पर डिस्कशन किया था, लेकिन कुछ बातें रह गई थी, तो हम इस चैप्टर को फिर से नए सिरे से शुरू कर रहे हैं। रियल नंबर्स को जानने के पहले हम समझेंगे कि रियल नंबर्स क्या है। बच्चों, रियल नंबर्स मीन्स वास्तविक संख्याएं। मतलब अभी तक आप लोगों ने जो भी नंबर जाना है, समझा है, सीखा है, यानी जूनियर क्लासेस में, लोअर क्लासेस में अभी तक आप लोगों ने जो नंबर जाना है, सीखा है, उसी को हम क्या कहते हैं? रियल नंबर्स कहते हैं। तो क्या नंबर सीखा है आप लोगों ने? चलो आओ रिवाइज करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने जूनियर क्लासेस में सीखा नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स मीन्स काउंटिंग नंबर्स, वो नंबर जिसको हम काउंट करने के लिए यूज़ करते हैं। किसी भी, जैसे आपके क्लास की स्ट्रेंथ है कि आपके क्लास में हमने पूछा भाई कितने स्टूडेंट हैं आपके क्लास में, तो आप बताएंगे 49 है। तो कैसे काउंट करते हैं? काउंट करके बताइए। तो आप काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, सभी अपने साथियों को काउंट करते हैं, क्लासमेट्स को काउंट करते हैं और बताते हैं। तो जिन नंबर्स को काउंटिंग करने में यूज़ करते हैं उसे हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। ध्यान रखने वाली बात है बच्चों, कभी भी आप इस तरह से काउंट नहीं करते 1.5 1.6 1.7 ऐसा काउंट करते हैं क्या? नहीं, ऐसा काउंट नहीं करते हैं। काउंट हमेशा 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से काउंट करते हैं। तो ये जो नंबर है जो काउंटिंग में यूज़ होते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं। इसे हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। तो ये हमारा पहला नंबर हुआ काउंटिंग नंबर्स। इसके बाद हमारा सेकेंड टाइप का नंबर है होल नंबर्स। अगर इसी नेचुरल नंबर में अगर हम जीरो को भी शामिल कर लें तो हमारा बन जाता है, जो नंबर नया बनता है, ग्रुप बनता है, उसे हम होल नंबर कहते हैं और इसे डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि सभी नेचुरल नंबर्स होल नंबर भी होंगे, लेकिन जीरो एक ऐसा नंबर है जो नेचुरल नंबर नहीं है, वो होल नंबर है। इसके बाद आता है बच्चों इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या है? वो अगर होल नंबर के सभी नंबर्स में अगर हम पॉजिटिव के साथ नेगेटिव साइन भी ले लें तो जो नया ग्रुप बनता है उसे हम इंटीजर्स कहते हैं। जैसे -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 इस तरह से और आगे भी। पहले देखें -4 के पहले आएगा -5 -6 -7 इस तरह से। तो लेफ्ट में नंबर छोटे होते जाएंगे, स्मॉलर होते जाएंगे और राइट में जाने पर नंबर बढ़ते जाएंगे, लार्जर नंबर मिलेंगे। तो ध्यान देने वाली बात यह है बच्चों कि होल नंबर, सभी होल नंबर और सभी नेचुरल नंबर इंटीजर्स होंगे। तो इस तरह से हमारा ग्रुप बढ़ते जा रहा है। पहले नेचुरल नंबर आया, फिर होल नंबर आया, अब इंटीजर्स, और वो दोनों भी इंटीजर्स में शामिल है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट नंबर है बच्चों वो है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर वो नंबर्स जिसे हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकें, यानी जिन नंबर्स को हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकेंगे उन सभी नंबर्स को हम रेशनल नंबर कहेंगे। लेकिन यहाँ कंडीशन ये है कि जो डिनोमिनेटर है क्यू है वो कभी भी जीरो के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि डिनोमिनेटर में जीरो डिफाइन नहीं है, इसलिए क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। साथ ही पी और क्यू इंटीजर्स होते हैं, पी और क्यू इंटीजर्स होते हैं। ये भी हम कंडीशन लगा सकते हैं, पी एंड क्यू आर कोप्राइम। कोप्राइम मीन्स कि पी और क्यू का वन के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता। साथ ही देखिए कुछ एग्जांपल्स भी हमने लिखे हैं। 2/3 कह सकते हैं, 4/5, 2/1, 3/1। इसका मतलब ये हुआ कि सभी इंटीजर्स रेशनल नंबर होंगे, मतलब सभी नेचुरल नंबर और सभी होल नंबर भी रेशनल नंबर में आएंगे।
साथ ही अगर इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन देखें तो बच्चों इसका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है रेशनल नंबर का, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, यानी टर्मिनेट हो जाता है डेसिमल के कुछ पॉइंट के बाद। और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, यानी टर्मिनेट नहीं होगा, खत्म नहीं होगा, डेसिमल आते रहेंगे, लेकिन जो डेसिमल आएंगे वो रिपीट होते रहेंगे, वो नंबर बार बार रिपीट होते रहेंगे। तो इस तरह से दो टाइप के डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब साथ ही बच्चों रेशनल नंबर है तो इरेशनल नंबर भी होता होगा। मतलब इरेशनल नंबर क्या है? वो नंबर जिसे हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। जो लिख सकते हैं वो रेशनल नंबर, और जो नहीं लिख सकते हैं वो क्या हो जाएगा? वो इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो कौन से नंबर हैं जिनको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं? तो जैसे रूट वाले नंबर, चाहे वो क्यूब रूट हो चाहे वो स्क्वायर रूट हो, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 6 एटसेट्रा। साथ ही बच्चों ये भी ध्यान देने वाली बात है कि इसका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है, अगर हम इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन देखें तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है और साथ ही नॉन रिपीटिंग भी होता है। मतलब इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन टर्मिनेट भी नहीं होता, और जो नंबर्स आते हैं डेसिमल के बाद वो रिपीट भी नहीं होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स आते हैं, अलग अलग नंबर्स आते हैं। इसलिए ये पहचानने का अच्छा तरीका है, और इसे हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। एक डायग्राम के द्वारा मैं रियल नंबर को और एक्सप्लेन करना चाहूँगा। देखिए यहाँ पे एक स्क्वायर बना हुआ सॉरी रेक्टेंगल बना हुआ है जो पूरे रियल नंबर को शो कर रहा है। उसके अंदर में रेशनल नंबर आ रहा है, उसके अंदर में इंटीजर्स आ रहा है, उसके अंदर में होल नंबर आ रहे हैं, उसके अंदर में नेचुरल नंबर आ रहा है, और अलग से आ रहा है इरेशनल नंबर। क्योंकि रेशनल नंबर के अंदर में जो आएंगे वो इरेशनल तो हो नहीं सकते, इसलिए इरेशनल नंबर को हम अलग से रखे हैं। तो ये सभी नंबर जो पहले से आप जानते हैं, पहले से समझते आ रहे हैं, ये सभी कंबाइनली यानी एक फैमिली की तरह है। जैसे नवोदया फैमिली है बच्चों, आप नवोदया में कौन कौन रहते हैं? बॉयज़ स्टूडेंट रहते हैं, गर्ल्स स्टूडेंट रहते हैं, टीचर्स भी रहते हैं, टीचर्स की फैमिली स्टाफ फैमिली भी रहते हैं, प्रिंसिपल भी रहते हैं। ये सभी मिल करके एक नवोदया फैमिली बनाते हैं। उसी तरह से रियल नंबर्स भी एक बड़ा परिवार है जिसमें डिफरेंट मेंबर्स हैं, रेशनल नंबर, इंटीजर्स, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इरेशनल नंबर, ये इसके डिफरेंट मेंबर्स हैं। तो उम्मीद है बच्चों ये रियल नंबर्स आपको समझ में आ गई हो। इसके बाद हम अगला जो देखेंगे वो है यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा में बच्चों इसको समझने से पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनिएगा, मजा आएगा। स्टोरी कुछ ऐसा है कि एक सेलर होता है जो राजेंद्र गांव समझ लीजिए या अनूपपुर समझ लीजिए कि किसी मेन मार्केट के पास, अपना रोड के पास अपना एक सेलिंग का दुकान लगाता था। वो एक बास्केट वगैरह में एग्स रख करके बेचा करता था। एक दिन क्या होता है कि एक इडलर, मतलब एक आलसी व्यक्ति, कामचोर व्यक्ति, घूमते घामते, कुछ काम धाम नहीं रहता था उसके पास, वो आता है और उसके पास आकर के खड़े हो जाता है, कुछ बातें करने लगता है। बातें करते करते किसी बात को लेकर के दोनों में बहस हो जाती है, मतलब इडलर और एक सेलर में थोड़ी लड़ाई हो जाती है। लड़ाई ज़्यादा, लड़ाई में बड़ी लड़ाई में बदल जाती है, और इडलर गुस्से में आकर के उसका एग्स का बास्केट उठाता है और उठा करके उसे बास्केट को रोड में धड़ाम से फेंक देता है। इससे क्या होता है कि सारे एग्स उसके टूट जाते हैं और उसे बड़ा लॉस हो जाता है। इस बात को लेकर के एक सेलर पंचायत चला जाता है। पंचायत में अपनी अपनी बात रखता है कि भाई ये जो व्यक्ति है, ये इसने मेरे साथ बहस किया और बाद में लड़ाई करके ये जो है मेरे बास्केट में जितने भी एग्स थे सबको इसने तोड़ दिया। तो कृपया मेरी इसकी भरपाई करवाई जाए, इसका जो भी जितना बनता है पैसा वो दिया जाए। तो पंचायत एक सेलर से कहता है कि भाई देखो, हमने आपकी बात सुन लिया और हम आपको मुआवजा दिलवाएंगे, आपके एग्स की भरपाई हम करवाएंगे। तो हमें ये तो बताओ पहले कि उस बास्केट में कुल कितने एग्स रखे थे। तो एक सेलर बोलता है, एक सेलर डायरेक्टली आंसर नहीं देता है और एक पजल के रूप में, एक क्वेश्चन के रूप में अपनी बातें रखता है कुछ इस प्रकार। वो कहता है कि
मेरे बास्केट में जितने एग्स थे अगर उनको टूज में काउंट करें यानी पेयर्स में काउंट करें तो 1 बच जाएगा, यानी 1 रिमाइंडर बच जाएगा। थ्रीज में काउंट करें यानी थ्री थ्री के ग्रुप में काउंट करें तो 2 रिमाइंडर बच जाएगा। फोर्स में काउंट करें मतलब 4 के ग्रुप में काउंट करें तो 3 रिमाइंडर बच जाएगा। अगर फाइव्स में काउंट करें, 5 के ग्रुप में काउंट करें तो 4 रिमाइंडर बच जाएगा। इसी तरह से 6 के ग्रुप में काउंट करें तो 5 रिमाइंडर बच जाएगा। और जब 7 के ग्रुप में काउंट करेंगे, 7 में काउंट करेंगे तो कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। इसका मतलब ये कि जो भी संख्या उस बास्केट में थी वो 7 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। इस तरह से, और साथ ही ये भी बताता है वो कि उस बास्केट में 150 से ज़्यादा एक्स नहीं आ सकते, 150 से ज़्यादा एक्स नहीं आ सकते। तो अब उसकी क्वेश्चंस को सोचिए और सोचिए, बताइए कि उसके बास्केट में कितने एक्स रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं कितने एक्स रहे होंगे। देखिए, इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम टूज में काउंट करें, आप लोगों ने डिवीजन एल्गोरिथम तो पहले ही पढ़े होंगे लोअर क्लासेस में। डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, प्राइमरी क्लासेस में भी आप लोगों ने पढ़ा है। डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोसेंट प्लस रिमाइंडर। उसी के बेस पे हम ये इक्वेशन बना सकते हैं। अगर हम 2 से डिवाइड करें तो वो नंबर हो जाएगा 2b, जहाँ पे b कोसेंट है, प्लस 1 रिमाइंडर है। अगर हम थ्रीज में काउंट करें, यहाँ थ्रीज में काउंट करें तो क्या होगा, ये 2 में काउंट होगा तो ऐसा आ जाएगा। थ्रीज में काउंट करेंगे तो 3c प्लस 2, यानी c यहाँ क्या है, यहाँ पे c कोसेंट है और 2 रिमाइंडर है। अगर हम फोर्स में काउंट करें तो 4d प्लस 3 हो जाएगा, यानी 4 डिवाइजर, d जो है कोसेंट और 3 जो है रिमाइंडर हो जाएगा। साथ में अगर 5 में काउंट करें तो 5e प्लस 4, यानी e यहाँ पे कोसेंट है और 4 रिमाइंडर है। इसी तरह से अगर हम 6 में काउंट करें, 6 में काउंट करेंगे तो 6f प्लस 5 जैसा कि इक्वेशन बना है ये, है ना, तो यहाँ पे f कोसेंट होगा और 5 रिमाइंडर होगा। लेकिन 7 में काउंट करें तो 7g प्लस 0, यानी 0 रिमाइंडर हो जाएगा। इसका मतलब ये कि वो जो नंबर है वो 7 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। साथ ही बच्चों, उसने ये भी बताया कि 150 से ज़्यादा एक्स नहीं हो सकता, 150 से ज़्यादा एक्स नहीं हो सकता, ये भी हमें ध्यान रखना है। तो चलिए सोचते हैं कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो देखते हैं कि 150 से पास वाला यानी उससे छोटा कम कौन सा नंबर है जो 7 से डिविजिबल है। तो बच्चों वो नंबर है 147। 147 सबसे बड़ा नंबर है जो 50 से कम होना चाहिए, जो 7 से डिविजिबल है। तो ये 7 से तो डिविजिबल है कम्प्लीटली, लेकिन 2 से डिवाइड करें तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 146 कम्प्लीटली डिविजिबल होगा, 1 रिमाइंडर बचेगा मतलब 147 में। ठीक है, 3 से डिवाइड करें, अगर हम 3 से डिवाइड करें तो 3 4 12, 2 बचेगा और 3 9 27, ये पूरा पूरा 3 से डिवाइड है। मतलब ये सेकंड कंडीशन को फॉलो, यानी ये वाला कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए हमारा 147 आंसर नहीं हो सकता। तो अब हम ये देखेंगे कि इससे अगला वाला नंबर कौन है जो 7 से डिविजिबल है। तो 7 कम कर दीजिए, तो इसलिए अगला नंबर होगा क्या, 1। अगला नंबर होगा हमारा अगला नंबर होगा हमारा 140। 147 से पहले कौन सा नंबर आता है, 140। तो ये 140 को हम 7 से डिवाइड करेंगे, कंप्लीटली जाएगा, लेकिन ये 2 से भी कंप्लीटली जा रहा है, मतलब पहला ही कंडीशन को ये फॉलो नहीं कर रहा है, मतलब 1 रिमाइंडर नहीं बच रहा है, इसलिए ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो अगला नंबर कौन है जो 7 से डिविजिबल हो, तो 7 कम कर दीजिए, इसका मतलब अगला नंबर होगा 133। 133 133 को 2 से डिवाइड करेंगे तो निश्चित 1 रिमाइंडर बचेगा, क्योंकि 132 इवन नंबर है, तो 133 में 1 बचेगा। 3 से डिवाइड करें तो 3 4 12 बचेगा 1, फिर 3 4 12 बचेगा 1, यानी 2 रिमाइंडर नहीं बच रहा है, यानी सेकंड कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए 133 भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो 133 से पहले कौन सा नंबर आएगा, तो आएगा 126। तो अगला नंबर होगा 126।
6। 126 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है। 126 जो है 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है, इसलिए ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो इससे फिर अगला नंबर 7 कम कर दीजिए, तो वो होगा अगला नंबर 119। 119 ये नंबर होगा। तो 119 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो निश्चित 1 रिमाइंडर बचेगा। अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो देखिए 3 3 ज़ा 9 बचा 2, 3 9 ज़ा 27, तो 2 रिमाइंडर बचा। अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 2 ज़ा 8, 3 बचा, 3 39, और 4 9 ज़ा 36, तो 3 बचा। मतलब इसको भी फॉलो कर रहा है, इसको भी फॉलो कर रहा है, और फर्स्ट को भी फॉलो कर रहा था। अगर हम 5 से डिवाइड करें तो ध्यान दीजिए 115 5 से डिविजिबल होगा, मतलब 4 रिमाइंडर आ रहा है, तो इसको भी फॉलो कर रहा है। अगर हम 6 से डिवाइड करें तो 6 1 ज़ा 6 बचेगा 5 5 59, और 6 9 ज़ा 54 और यहाँ 9 है, तो कितना 5 बच रहा है, यानी इसको भी फॉलो कर रहा है। तो 119 सभी कंडीशन को फॉलो कर रहा है, 7 से भी डिविजिबल है और सभी कंडीशन को फॉलो कर रहा है, इसलिए करेक्ट आंसर होगा 119। यानी उस एक सेलर के बास्केट में कुल 119, टोटल 119 एग्स थे। अब बच्चों हम देख रहे हैं जो यूक्लिड डिवीजन लेमा थ्योरम है, ये जो डिविडेंड इक्वल टू डिवीजन मल्टीप्लाई कोसेंट प्लस रिमाइंडर आप लोगों ने बचपन में पढ़ा है, वो एक्चुअली इसी पर बेस्ड है, इस थ्योरम पर, यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड मैथमेटिशियन थे, इसलिए उनके नाम से इसको हम यूक्लिड डिवीजन लेमा के नाम से जानते हैं। लेमा का मतलब वो स्टेटमेंट जो ऑलरेडी प्रूवन हो, प्रूवन स्टेटमेंट जो पहले से प्रूव्ड हो, जिसे अलग से प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ऐसे स्टेटमेंट को हम यूक्लिड डिवीजन लेमा कहते हैं। तो क्या कहता है ये थ्योरम या लेमा? ये लेमा कहता है गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, एक्सक्यूज मी, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर q एंड r सेटिस्फाइंग, यानी इससे एक इक्वेशन बनता है, a और b पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, साथ में q और r भी कोई इंटीजर्स हैं, यूनिक इंटीजर हैं, तो a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। देखिए a क्या है यहाँ पे, डिविडेंड है, b डिवाइजर है, q कोसेंट है, और r क्या है, रिमाइंडर है। तो ये ध्यान भी रखना है कि जो r है कभी भी 0 से कम नहीं हो सकता, मतलब नेगेटिव नहीं हो सकता, 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा, लेकिन डिवाइजर से कम होगा। तो ये हो गया हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा। इसका यूज़ हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। उम्मीद है ये क्लास को आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, आपको सारी बातें बहुत अच्छे से क्लियर हुई होंगी। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप व्हाट्सएप में मुझे कॉल कर सकते हैं या अपने मैसेजेस मुझे सेंड करके अपने प्रॉब्लम रख सकते हैं। तो एंजॉय कीजिए, खुश रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए, और अगली क्लास का इंतज़ार कीजिए। साथ ही बच्चों नोट्स भी प्रिपेयर करना शुरू कीजिए। थैंक यू।